हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंडी जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ये न्यूज़ दी गई है कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम होना है वो आपका दिसंबर मिड में या दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। यानी कि स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को हुई थी, जिसको रद्द किया गया था, उस परीक्षा का पुनः आयोजन दिसंबर माह के बीच में या दिसंबर माह के अंत तक कर लिया जाएगा। तो इस परीक्षा के लिए जो हमारी यूट्यूब की टेस्ट सीरीज चलती है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आने वाले जितने भी यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम है, जहाँ पर आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज है आप कंटिन्यू रहेगी। मॉर्निंग में आपको एक क्लास दी जाती है, तो मॉर्निंग में लगातार आपको ये क्लासेस मिलेंगी। संडे को आपको कोई स्पेशल क्लास दी जाएगी। उसके अलावा जल्दी ही मैं आपको यूट्यूब चैनल पर यूके ट्रिपल एससी ओरिएंटेड जो हमारा कंटेंट होता है, लाइक सामान्य हिंदी का और उत्तराखंड जीके का, उसके भी विशेष वीडियो दूंगा। उनको आप ज़रूर वॉच करना, उससे आपको 200% लाभ होगा। ठीक है, तो वेट करिएगा। जैसे कोई विशेष हमारा पार्टिकुलर एक लेसन होता है, चैप्टर होता है जहाँ से आयोग प्रश्न बना रहा है, या मान लीजिए हिंदी में कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपके संभावित प्रश्न बन रहे हैं, तो इन्हीं सारे जो पोर्शंस हैं, या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक जो कंटेंट है उस पर आधारित क्लासेस होंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक क्रैश कोर्स टाइप का कर लेंगे जब तक ये री एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी वीडियोज इस संदर्भ में मैं दूंगा, मैं इसी नाम से भी शुरू करूंगा, यूके ट्रिपल एससी ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम का परीक्षा डोज। ठीक है, उसमें उत्तराखंड हिंदी जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास अगर आएंगे तो ज़रूर देखिएगा उनको। चलिए आज इसी क्रम में देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 208। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और साथ ही सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो नए बच्चे जो भी है, जितनी भी अभी तक मैं टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ, इसको फॉलो करें, निश्चित लाभ आपको मिलेगा। बहुत अच्छा रिवीजन आपका इन सभी पोर्शंस का हो जाएगा। इसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली, रीजनिंग की क्लासेस, कंप्यूटर के एमसीक्यूज, अदर पीवाईक्यू जो क्लासेस हैं वो सभी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 208। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। इंग्लिश पोर्शन में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन बताना है आपको इसमें से। पहला कथन बोलता है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के सदाबहार कोणधारी वन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। तो क्या मध्य हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के सदाबहार कोणधारी वन मिलते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, उच्च हिमालय क्षेत्रों में मिलने वाला वृक्ष भोजपत्र का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों के लेख में किया जाता था। तो देखिए, प्राचीन समय में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कागज के आविष्कार से पहले भोजपत्र की जो छाल होती थी, यानी कि भोजपत्र के वृक्ष की छाल थी, उसी छाल में लेखन का काम किया जाता था। यानी कि दूसरा भी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन एक और मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देखिए, सुभाष पंत जी को पहला साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक उनका प्रसिद्ध भावुक उपन्यास है? तो आप सभी को पता है कि जो हमारे सुभाष पंत जी हैं, जो कि देहरादून में जिनका जन्म हुआ, मूलतः ये गंगोली आर्ट से संबंधित हैं, और इनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान दिया गया। ठीक है, अब देखिए, सुभाष पंत जी की निम्न में से अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल नोवेल है उसका नाम है चमकता सितारा चुभन भरा कांटा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमकता सितारा चुभन भरा कांटा। ओके, जन्म की बात करें इनके डेट, अगर डीओबी को आपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1939 को, 1939 को। जन्म तो देहरादून में हुआ, लेकिन मूलतः ये गंगोली हाट से हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा देखिए, अब क्वेश्चन लंबे हैं तो ये स्क्रीन में छोटा करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है टाइपिंग में। इससे नीचे फ़ॉन्ट करो तो फिर दिखाई नहीं देंगे। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के सरों या सराव नृत्य से संबंधित एक असत्य कथन है? तो फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है आपको, किससे रिलेटेड?
जो हमारा गढ़वाल में एक लोक नृत्य होता है सरो या सराव नृत्य, तो बताइए इनमें कौन सा यहाँ पर असत्य है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह गढ़वाल का दल एवं तलवार के साथ किए जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस नृत्य में किसी भी प्रकार के गीत को नहीं गाया जाता, बिल्कुल सही है सिप, ठीक है। जब ये सरो या सराव नृत्य युद्ध कौशल वाला नृत्य होता है तो कोई भी गीत नहीं चाहिए इसमें। इस नृत्य में पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। यह नृत्य होलिके की ही ताल पर किया जाता है, डी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत पूछ रहा है इसमें, फॉल्स स्टेटमेंट डी वाली हो जाएगी, ये डी वाली गलत है। देखिए इसमें कोई भी होलिके की आवश्यकता नहीं होती, और गढ़वाल क्षेत्र में ये ढोल के साथ किए जाने वाला नृत्य है, ढोल की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, ढोल ना कि होलिका। तो ढोल के साथ किए जाने वाला एक युद्ध गीत नृत्य है, ये क्या है, युद्ध गीत नृत्य, ठीक है। और मूलतः मैं बात करूँ तो टिहरी और उत्तरकाशी में ये प्रचलित है, टिहरी प्लस उत्तरकाशी के क्षेत्रों में प्रचलित है हमारा सरौ या सराव नृत्य। ऐसा ही देखिए सरौ या सराव नृत्य का जैसा ही कुमाऊं में एक नृत्य है जिसको बोलते हैं हम छोलिया नृत्य, ठीक है। छोलिया जो डांस है कुमाऊं में प्रचलित है, इसमें भी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है ढोल नगाड़ों और मसक बीन की छाप पर। अगर आपने कभी कुमाऊनी शादी अटेंड की होगी तो इसमें जम के डांस किया होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मन को हर लेता है ये जो हमारा छोलिया नृत्य है या हमारा टिहरी उत्तरकाशी का सरो या सराव नृत्य है। तो उत्तराखंड की देखिए संस्कृति बहुत विविधता है संस्कृति में, लेकिन बड़ा मज़ा आता है देख के। स्टडीज इन स्कंद पुराण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टडीज इन स्कंद पुराण इस किताब के राइटर हैं दिए गए विकल्पों में, ये हो जाएगा ऑप्शन बी एल वी अवस्थी जी, बी आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, एल वी अवस्थी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? फिर से आपको बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। पहला है देखिए आपका 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण साक्षरता औसत साक्षरता है 76.31, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय साक्षरता यानी कि जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो 84.45 है, बी भी सही है। 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षर जिला हरिद्वार है, सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में अधिकतम पुरुष साक्षर जिला रुद्रप्रयाग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो सी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। देखिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग राज्य का न्यूनतम जो बोल सकते हैं कि लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका उधमसिंह नगर, ठीक है। उधमसिंह नगर में जो हमारा लिटरेसी रेट था 2011 के अनुसार वो था 73.10, ठीक है। सबसे कम साक्षर जिला जो था उधमसिंह नगर था, ये ध्यान रखना है आपने, न्यूनतम, ठीक है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, फॉल्स ही पूछ रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से आपका आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जनपद कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा भाई डिकेड में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बताना है आपने, कौन से जनपद है 4 बताइए। दशकीय वृद्धि यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे था उधमसिंह नगर, दूसरे में देहरादून, तीसरे में आपका आ जाएगा हरिद्वार, और चौथे में आ जाएगा नैनीताल, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रम, उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य में आपको पता ही है जो हमारे उत्तराखंड राज्य की दशकीय वृद्धि रही थी औसत कितनी रही थी 18.81, राज्य की दशकीय वृद्धि थी 18.81%, ठीक है, संपूर्ण राज्य की। लेकिन अगर जिले वाइज बात करें तो जिले में सबसे ज़्यादा थी उधमसिंह नगर की, ठीक है। तो उधमसिंह नगर जनपद की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही जनसंख्या में, लगभग 33, अब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है यहाँ पे, याद नहीं आ रहा, 33 या 34% यहाँ पे ग्रोथ देखी गई थी उधमसिंह नगर की, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कितना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है देखिए इसमें, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल की स्थापना शेर का डांडा पहाड़ी पर 1955 में की गई थी। और दूसरा जो हमारा कथन है 2016 में यहाँ देवस्थल पर एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की गई। तो बताना है आपने इनमें से सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन जो इसमें जो है बिल्कुल सही है,
जो ये हमारा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, नैनीताल में स्थापित है। शेर का डांडा, डांडा जो है पहाड़ी को कहा जाता है, माउंटेन को, 1955 में स्थापित हुआ था यहाँ पर। और 2016 में ही यहाँ पर देवस्थल में सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की गई, और यहाँ पे लिक्विड वाली जो हमारी ऑप्टिकल दूरबीन है वो भी स्थापित है। तो एक और दो दोनों ही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमारा संगठन या निकाय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिए गए हैं कि कब स्थापित हुए थे। तो पहला देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की बात हो रही है, 1 अक्टूबर 1932, बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून 1966, बिल्कुल सही है। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट देहरादून, इसकी स्थापना बता रहा है 1978 में, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो कि रुड़की में स्थित है, 1967। तो इसमें डी जो है भैया, डी आपका मिसमैच है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है रुड़की का, ये 1965 में स्थापित हुआ था, 1965 में। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है, ठीक है। 67 नहीं होगा, 1965 होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में असत्य है? देखिए बताइए, थोड़ा और कम जूम करना पड़ेगा, क्वालिटी आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा प्लीज़। देखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में फ्रेम काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो स्क्रीन में आ नहीं पाता क्वेश्चन उतना बड़ा। छोटे फॉन्ट करेंगे तो फिर दिखाई नहीं देता, बड़ी परेशानी है। निम्न में से कौन सा कथन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में गलत है? चंद्र सिंह भंडारी 3 सितंबर 1914 में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे, पहला कथन बिल्कुल सही है इसमें। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड के बाद इन्हें गिरफ्तार करके 11 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 1930 में गिरफ्तार किया गया था, और 1941 तक यानी कि 11 साल उन्होंने जेल में रहे थे, कुछ महीने भी थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ये गढ़वाल राइफल्स के 2/18 बटालियन में नायक के पद पर कार्यरत थे। तो सी वाला जो कथन है वो भी बिल्कुल सही है। नेहरू जी ने उनके संदर्भ में कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो जाता। तो डी वाला जो कथन है ये गलत है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दी थी ये नेहरू जी ने बिल्कुल, बल्कि गांधी जी ने दिया था, ठीक है, नेहरू जी नहीं होगा यहाँ पे। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता, ठीक है, गांधी जी का कथन था। तो डी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से उत्तराखंड के किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो बताना है इनमें से कौन सी खिलाड़ी है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए, राय बहादुर छेत्री फुटबॉलर थे, त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉलर थे, रमेश सिंह रावत फुटबॉलर थे, हरिदत्त कापड़ी जी जो थे भैया, ये हमारा बास्केटबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे? बास्केटबॉल, ठीक है। चर्चा में रहे थे, निधन हुआ था इनका, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षाओं में, बास्केटबॉल, और इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से, पिथौरागढ़, सोर घाटी, ठीक है। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से राज्य की किस पुरातन जाति का उल्लेख बाणभट्ट की कादंबरी में मिलता है? तो बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, और उस कादंबरी में राज्य की जो प्राचीन जाति है किरात जाति, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो किरात जाति का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। चोराहोती और कैलाश यात्रा में प्रयुक्त लिपुलेख दर्रा किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, चोराहोती और जो कैलाश यात्रा में लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, तो इन दर्रों की लोकेशन आपने बताना है कि हिमालय के किस रेंज में दर्रे देखने को मिलते हैं। तो चोराहोती हो गया और लिपुलेख दर्रा दोनों ही देखने को मिलेंगे आपको ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। हिमालय क्षेत्रों का विभाजन तो आप सभी लोग जानते हैं ना, सबसे नीचे आपका होता है शिवालिक, शिवालिक के ऊपर आपका लघु या मध्य हिमालय होता है, लघु या मध्य हिमालय के ऊपर रेंज जो मिलेगी वो आपका वृहत या महान हिमालय की होगी, और सबसे ऊपर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। शिवालिक के जो पाद में आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेगा? शिवालिक के पाद में दून या द्वार क्षेत्र देखने को मिलेंगे, और यहीं पर फिर हमारा शुरू हो जाएगा भाबर क्षेत्र, और नीचे इसके तराई क्षेत्र। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। निम्न में से किस विदेशी की पुस्तक में उत्तराखंड की प्राचीन जाति किरात का उल्लेख मिलता है? देखिए, अभी तो मैंने आपको यहाँ पे बताया
कि जो बाणभट्टी की कादम्बरी है, कादम्बरी में किरात जाति का उल्लेख मिलता है बाणभट्टी की। ऐसे ही कौन सा विदेशी यात्री है जिसकी रचना में उत्तराखंड की प्राचीन जाति किरात का उल्लेख हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका यूनानी यात्री जो था हमारा मेगस्थनीज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। ठीक है, तो मेगस्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है इसका? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखी ना इसने, तो इस इंडिका पुस्तक में उत्तराखंड की प्राचीन जाति किरात का इसने उल्लेख किया है। ठीक है, किरात। अब देखिए किरात जाति हम हर जगह देख रहे हैं कि बाणभट्टी की कादम्बरी में भी इसका उल्लेख है और मेगस्थनीज की इंडिका में भी इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन उत्तराखंड की जो सर्वाधिक प्राचीन जाति मानी जाती है वो कोल मानी जाती है। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखें, कोल जाति को सबसे ज़्यादा प्राचीन माना गया उत्तराखंड में। ये आयोग क्वेश्चन पूछ भी चुका है। द मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया था? तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। द मसूरी सीजन नामक जो पत्र निकाला था ये कोलमैन ने निकाला था। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा कोलमैन। ठीक है, देखिए मसूरी से पहला जो पत्र निकाला था, उत्तराखंड का पहला पत्र था वो पर्वतीय अंचल का, और जिसका नाम था द हिल्स, और इसको निकाला था किसने? जॉन मैकिनन ने। लेकिन द मसूरी सीजन नाम से निकाला था किसने? कोलमैन ने। बहुत सी पत्रिका निकली मसूरी से, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाई लंबा। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में मथुरा दत्त नैथानी द्वारा कुली उतार प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मथुरा दत्त नैथानी ने कुली उतार जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा अधिवेशन। ओके, तो तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका कोटद्वार में। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है, जितने भी देखिए कुमाऊं परिषद जो है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मैंने अभी वीडियो आरंभ होते समय आपको बताया ना, एक ऐसी वीडियोज भी आपको मिलेंगी चैनल पे आप कुछ दिन बाद, जिसमें आपका मेन जो टॉपिक होंगे उन पे आधारित वीडियोज होंगी, जहाँ से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो उसमें एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक या कंटेंट मान के चलो कुमाऊं परिषद पूरा। कुमाऊं परिषद की स्थापना, उसके अधिवेशन में क्या क्या रेजुलेशंस लिए गए, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, उसका वेन्यू क्या था, ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण घटना उस अधिवेशन में, अन्य चीज जो भी आपका है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो अधिवेशन था कोटद्वार वाला, जो कि आपका हुआ था 1919 में, इसमें ये बोला गया कि आपका जो कुली उतार है इस प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को फिर पारित किया गया था। बाकी कुली उतार, कुली बर्दाश्त और कुली बेगार मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है, चलिए सही कूट का चयन करना है आपको। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, फिर सही इसको छोटा करना पड़ेगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए पहला स्टेटमेंट है देखिए आपका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो ऐसा देखने को तो बिल्कुल मिला है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से उत्तराखंड के बहुत से भूभागों में वर्षा ऋतु में बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली है। पर्यावरणविदों ने जलवायु परिवर्तन को इसका एक प्रमुख कारण बताया है। ठीक है, अब कथन आर देखिए, कथन और कारण क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना है जो पहला कथन दिया गया है वो कथन का जो इनपुट है नेक्स्ट वाले जो कारण में कितना समाहित है, ये हमेशा देखना है आपने। या यूं कहें पहले कथन का पूरा इम्पैक्ट कारण पर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कारण होना चाहिए यहाँ पे, कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बादल फटने की जो घटनाएं हैं उनमें इंक्रीज तो हुई हैं। जो क्लाउड ब्रस्ट हैं उत्तराखंड में, ये इंक्रीज हुए हैं कुछ सालों में। रीज़न है कि बहुत जगह पर डैम बन रहे हैं, जो क्लाइमेट चक्र है वो गड़बड़ा गया है। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर ब्रस्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि एवलॉन्च आ रहा है नीचे, कहीं पे झील है तो झील फट जा रही है कई बार, जैसा कि आपका चौराबाड़ी में हुआ था 2013 की आपदा में, जैसा आपका ऋषि गंगा वाला जो इवेंट हुआ था एक बार चमोली में 2021 में, है ना। तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं किसकी वजह से? जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो पर्यावरणविदों ने इसका एक प्रमुख कारण बोला है। केवल प्रमुख कारण होता तो फिर इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण क्लाइमेट चेंज भी है। यानी कि इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है और ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कथन रिलेटेबल है, जो कथन है वो कारण से रिलेटेबल है, यानी कि बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं इसके लिए क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं दोषी है विगत कुछ वर्षों में, है ना। और हुआ भी है, टेम्परेचर अभी कुछ बढ़ा है कुछ सालों में अगर हम देखते हैं पृथ्वी का, जिससे आपका ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और साथ ही हमारे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस समिति की अनुशंसा पर उधमसिंह नगर जनपद को उत्तराखंड में शामिल किया गया था? तो इनमें से कौन सी समिति थी जिसने संस्तुति दी उधमसिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने की? राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉर्ज समिति। ठीक है, ऑप्शन सी जॉर्ज समिति। करवाया है क्वेश्चन पहले भी। राज्य सरकार के द्वारा बूढ़ा भरसार को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बूढ़ा जो भरसार है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बूढ़ा भरसार ट्रैक ये आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो पौड़ी में स्थित है बूढ़ा भरसार, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया गया है 2025 का उत्तराखंड में पत्रकारिता के लिए। ठीक है, पत्रकारिता के लिए मिलता है सबसे पहले तो ये अवार्ड। किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता, जर्नलिज्म में। और पत्रकारिता में मान लीजिए कोई जन परोपकारी कार्य या जन सरोकारी कार्य, उत्कृष्ट पत्रकारिता है, उसके लिए मिलता है। तो ये पत्रकारिता के लिए दिया गया है रमेश गैरोला पहाड़ी जी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 भैरव दत्त पुरस्कार, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार रमेश गैरोला पहाड़ी जी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये संपादक भी हैं एक पत्रिका जिसका नाम है अनिकेत प्रकाश। ठीक है, अनिकेत प्रकाशन जो है इसके संपादक भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन? रमेश गैरोला पहाड़ी जी। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। अप्रैल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप के विकास हेतु किस राज्य से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड राज्य के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार से हाथ मिलाया था। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ओके, चलिए तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 208 और आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाकी आप देखिए आपको मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज कंटिन्यू मिलेगी जब तक आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और साथ ही GS के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि एक ये मान लो कि पूरा सिलेबस न करवाते हो, कुछ मेन पहलुओं पर या बिंदुओं पर आपको क्लासेस दी जाएगी, वो आप ज़रूर देखना। ठीक है, क्लासेस लिमिटेड होंगी लेकिन कंटेंट धमाकेदार होगा, ये आप ध्यान रखें। और बाकी देखिए टेस्ट सीरीज तो आप कंटिन्यू हो ही जाएंगी। जैसा आयोग जिस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज दे रहा है उसी पैटर्न पे आपके लिए प्रिपेयर किया है। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। काफ़ी बच्चों का जो मैसेज आ रहा था, जो हमारी पिछले एग्ज़ाम के समय टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी जिसकी एक्सपायरी डेट 31 अक्टूबर तक है, उसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा स्नातक स्तरीय परीक्षा के पहले दिन यानी कि 20 सितंबर को ये जो टेस्ट सीरीज थी एप्लीकेशन स्टोर से डिलीट कर दी गई थी। पूरा डेटा आपका इरेज हो गया था। तो जब कोर्स से अनपब्लिश की जगह डिलीट हो जाता है परमानेंट, तो फिर वैलिडिटी एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब जो टेस्ट सीरीज है इसी के साथ साथ कुछ नई टेस्टों को लॉन्च किया जाएगा और मिनिमम प्राइस में आपके लिए रखा जाएगा। तो ये अभी कुछ दिनों में आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो ये मॉर्निंग वाली टेस्ट सीरीज आ रही है, PYQ के जो सेशन मैंने कराए हैं यूट्यूब पे, जो कंटेंट है उसको आप फॉलो कीजिए, उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। GS जिसकी कमज़ोर है भाई, GS के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे GS फाउंडेशन बैच चल रहा है। ओनली GS कोर्स आप ले सकते हैं, न्यू कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हैं। और बाकी जनवरी से आपको मैं बता चुका हूँ एक पूरा फ्रेश बैच चलेगा उत्तराखंड GK, सामान्य हिंदी और अन्य टॉपिक्स का, जिसमें एक नए सिरे से आयोग के पैटर्न पे और PCS लेवल के हिसाब से आपको उत्तराखंड GK भी कवर कराई जाएगी। ठीक है, जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि।